संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार, कक्षा 10वीं। भैया बहनों, आइए हम सामाजिक विज्ञान में इस अध्याय पर चल रहे हैं। अध्याय 13, संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। तो यहाँ पर हमने देखा, पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में पढ़ा। साथ ही संविधान सभा में हुए वाद विवाद और भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श, इसको भी हमने समझने की कोशिश की है भैया बहन। इस अध्याय में हम संविधान के अंतर्गत राजनैतिक संस्थाओं की संरचना, संविधान से होने वाली सामाजिक बदलाव और इसके संविधान के विकसित होते हुए स्वरूप पर हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि आखिर संविधान निर्माण में, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, हमारे संविधान का निर्माण जो किया गया भैया बहनों, बहुत अथक प्रयास करना पड़ा। उसके लिए कितने साल? 2 साल 11 माह और 18 दिन का बहुत गहन चिंतन मनन किया गया, विदेशी संविधान का अध्ययन किया गया और तब जाकर के हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जो कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कई बुद्धिजीवियों का सतत मार्गदर्शन, चिंतन मनन, इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। तो हम देखते हैं संविधान में राजनैतिक संस्थाओं की संरचना, शक्ति का विकेंद्रीकरण। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो वह आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है, अर्थात जब पावर कुछ विशेष लोगों तक सीमित कर दिया जाता है, मतलब उस पर केंद्रित हो जाता है, तो वह आम लोगों से बहुत दूर हो जाता है। उनकी ज़रूरतों व उनकी आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। कहने का मतलब क्या? लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोग उससे, सरकार से क्या अपेक्षा और आकांक्षाओं में जी रहे हैं, यह केंद्रीकरण होता है तो वहाँ से लोगों की आकांक्षाओं से वह दूर हो जाता है। वास्तव में हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता, शक्ति का क्या हो? बंटवारा। जैसे मोहल्ला, ग्राम, शहर, जनपद या जिला हो या राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचे और उनके पास निर्णय लेने के अधिकार होने चाहिए, अर्थात वो अपने स्तर पर विचार कर सके, अपने समस्याओं को स्वयं सुलझा सकें, ऐसे प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए। गांधी जी ने एक सपना देखा था, पंचायती राज का स्वप्न। गांधी जी के स्वराज की कल्पना में अधिकतम अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना था। महात्मा गांधी जी इसके पक्षधर थे। उनका कहना था कि हमारे देश में पंचायती राज का स्थापना होना चाहिए और पंचायती राज में शक्ति पंचायतों के हाथ में होना चाहिए। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते समय यह विवाद का मुद्दा बना रहा भैया बहनों। क्या भारत में प्रांतों के पास सारी प्रमुख शक्तियां हों और क्या केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश नीति जैसे विषय ही होने चाहिए? ये उस समय का बहुत विवादित मुद्दा रहा है। यह निर्णय लिया गया कि देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिए तथा उसमें सामाजिक बदलाव लाने के लिए भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की जरूरत है, जो पूरे देश की चिंता करे, जो पूरे देश पर एक जैसा नियम कानून लागू कर सके। साथ ही साथ यह तय किया गया कि प्रांतों के स्तर पर कई विषयों पर निर्णय लेने के भी अधिकार होने चाहिए। दरअसल भारत को प्रांतों का समावेश या संघ माना गया। हम जानते हैं भैया बहनों कि हमारे देश में पहले राजाओं का गढ़ हुआ करता था, कई गढ़ों में हमारा भारत बटा हुआ था और इन सब को एक साथ जोड़ करके भारत में लाने का प्रयास किया गया। इसलिए भारत को संघीय देश के नाम से भी जाना जाता है, मतलब यहाँ कई राज्यों का, प्रांतों का संघ है, समूह है। अतः देश में 2 स्तर पर सत्ता का वितरण हुआ, केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर। अब केंद्रीय स्तर पर मतलब क्या? केंद्र मतलब जैसे आज हमारे केंद्र कहाँ है? दिल्ली। तो केंद्र सरकार में जो भी नियम कानून बनेंगे भैया बहनों, वो कहाँ के लिए होता है? पूरे देश के लिए होता है। और राज्य सरकारें जो नियम कानून बनाएंगी वो क्या होगा? वह राज्य के लिए होगा। जैसे आज हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो ये नियम कानून बनाएंगे तो ये कहाँ लागू होगा? मात्र छत्तीसगढ़ में लागू होगा। मगर नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली की केंद्रीय सरकार, वो नियम कानून अगर बनाते हैं तो वो कहाँ लागू होगा? वो हमारे पूरे भारत में लागू होता है। तो इस तरह से
केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया और दोनों स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों को निर्णय का अधिकार दिया गया है कि वह अपने दायरे में रहकर केंद्र के लिए या राज्य के लिए नियम कानून बना सकते हैं। फिर 1992 में देश में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। मतलब आज हमारे यहाँ देखते हैं पंचायती राज लागू है भैया बहनों, पंचायत को भी नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया, अपने पंचायत की समस्या, अपनी गांव की समस्या और उसके लिए वो भी नियम कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से शक्ति का विकेंद्रीकरण कैसे हुआ? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। तो इस तरीके से हम देखते हैं 3 स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। फिर अगर हर राजनीतिक निर्णय केंद्र सरकार ही करे तो आम लोगों को किस तरह की परेशानियां होंगी? बच्चों, अगर राजनीतिक निर्णय केंद्र सरकार को ही दे दिया जाए तो आम लोगों को बहुत परेशानी होंगी। कैसे? क्योंकि केंद्र सरकार आम लोगों से सीधा सीधा नहीं जुड़ पाएगी। लोगों की क्या समस्या है, स्थानीय स्तर पर क्या समस्या है, स्थानीय स्तर की क्या मुद्दे हैं, वह केंद्र सरकार तक पहुंचाना आसान नहीं होगा, जो आज राज्य सरकार और पंचायती राज के माध्यम से संभव और आसान हो रहा है। फिर कहता है यदि सारे राजनीतिक निर्णय पंचायत स्तर पर हो तो उसका क्या प्रभाव होगा? अगर राजनीतिक निर्णय पंचायत स्तर पर ही दे दिया जाए तब भी गलत होगा। कैसे गलत होगा? अगर पंचायत स्तर पर सभी राजनीतिक निर्णय ले लिए जाएं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो पावर हैं, वो शक्तियां हैं, वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और पंचायती स्तर पर जब होगा तो पंचायती स्तर पर क्या होगा? वह अपने गांव, अपनी पंचायत यहीं तक सोचेगा, वह राज्य और केंद्र के बारे में विचार नहीं करेगा। वह राज्य और देश को छोड़कर सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत की चिंता करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे राजनीतिक निर्णय पंचायत स्तर पर हो तो इसका भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये बहनों, इस तरीके से हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने आज यह जानने का प्रयास किया संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। तो यहाँ पर देखते हैं शक्ति का विभाजन, इसीलिए शक्ति का विभाजन किया गया है। राज्य शासन के पास जो शक्तियां हैं वे 3 प्रकार की होती है। जैसे कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, फिर उसे लागू करने का, फिर उनके अनुसार न्याय करने का। तो हमारे यहाँ इसमें देखते हैं तीनों शक्तियां एक ही संस्था या व्यक्ति में केंद्रित अगर हो जाए तो वह निरंकुश हो सकता है, क्योंकि खुद ही नियम बनाएगा, खुद उसको लागू करेगा और खुद ही यदि न्याय करेगा तो इसका मतलब वह निरंकुश हो सकता है। निरंकुश माने क्या? मनमानी कर सकता है, वह अपने ढंग से कुछ भी नियम कानून बना सकते हैं। इसलिए शक्ति विभाजन का अर्थ है कि इन शक्तियों को अलग करना और स्वतंत्र संस्थानों को सौंपने से है। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, लोकतांत्रिक क्रांतियों में हमारे यहाँ शक्तियों को सरकार के 3 भागों में बांटा गया। सरकार के 3 अंग क्या क्या? व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, न्यायपालिका जो उचित या अनुचित देख करके उचित न्याय की व्यवस्था करती है। तो इस तरीके से सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो बच्चों, इस पर और विस्तार से आगे के कालखंड में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।